राष्ट्रवाद एक ऐसा शक्तिशाली आइडिया जिसने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। लेकिन ये विचार जिसने बड़े बड़े देश बनाए और साम्राज्यों को तोड़ दिया, आखिर ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें एक कलाकार के सपने में हैं, एक क्रांति की आग में और एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल में। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं शुरू से। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सपना है। जरा सोचिए, 1848 में कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां अलग-अलग देशों के लोग अपने अपने झंडों और अपनी पहचान के साथ स्वतंत्रता की प्रतिभा की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक आदर्श दुनिया का विजन था जहां सब एकजुट हों। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना था या शायद उससे भी कुछ ज्यादा? तो सोर्यू का ये जो सपना था, इसे कहते हैं यूटोपिया, मतलब एक ऐसा परफेक्ट समाज जो हकीकत से परे लगता है। तो सवाल यही उठता है कि राष्ट्रों की दुनिया का ये जो नामुमकिन सा सपना था, वो आखिर हकीकत में कैसे बदलने लगा। इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से। तो उस कलाकार के सपने से निकलकर अब हम चलते हैं उस पहली असली घटना की तरफ जिसने एक राष्ट्र को गढ़ा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। जरा सोचिए, क्रांति से पहले लोग क्या थे? राजा की प्रजा, बस। लेकिन क्रांति ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। क्रांति ने कहा, नहीं, असली ताकत, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, वो किसी एक राजा के हाथ में नहीं होगी, वो होगी देश के सभी नागरिकों के हाथ में। मतलब अब लोग सिर्फ प्रजा नहीं थे, अरे वो खुद ही राष्ट्र थे। तो सवाल है, एक राष्ट्र बनाया कैसे जाता है? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के पास तो जैसे इसकी पूरी एक रेसिपी थी। पहला, एक नया झंडा बनाओ, तिरंगा। दूसरा, पितृभूमि और नागरिक जैसे नए आइडियाज को लोगों के मन में बिठाओ। तीसरा, नए राष्ट्रगान लिखो, शहीदों को याद करो ताकि एक साझा इतिहास बने। और हाँ, सबसे जरूरी चौथा कदम, सबके लिए एक जैसे कानून। और पांचवां, अलग अलग बोलियों की जगह एक कॉमन भाषा को बढ़ावा दो। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी नई पहचान गढ़ने का तरीका था। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। ये वो शख्स था जिसने फ्रांसीसी क्रांति के इन आइडियाज को अपनी तलवार के दम पर पूरे यूरोप में फैलाया। लेकिन जैसा कि होता है, ये एक दो-धारी तलवार साबित हुई। देखिए, एक तरफ तो नेपोलियन की सेनाएं जहां भी गईं, वो अपने साथ मॉडर्न सोच लेकर गईं। उन्होंने अपनी मशहूर 1804 की संहिता लागू की। इससे हुआ क्या? जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल अधिकार खत्म, कानून के सामने सब बराबर। पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, किसानों को आजादी मिली और व्यापार के लिए नए रास्ते खुल गए। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया, बोलने लिखने की आज़ादी पर सेंसरशिप लग गई और नौजवानों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो लोगों को जल्दी ये समझ आ गया कि प्रशासनिक सुधार तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक आज़ादी तो मिल ही नहीं रही थी। और यहीं पर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। जिस नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का विचार फैलाया, अब उसी के खिलाफ दूसरे देशों में राष्ट्रवाद की आग भड़कने लगी थी। इस पूरी सिचुएशन को ये तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है फ्रांस के बैस्टिल किले का टूटना, जो आज़ादी का सिंबल है, और ठीक बगल में वैसा ही एक जर्मन किला। मैसेज एकदम साफ था, आज़ादी का आइडिया तो हमें पसंद आया, लेकिन अब हमें अपने मुक्तिदाताओं से ही आज़ादी चाहिए। तो अभी तक हमने बड़े नेताओं और सेनाओं की बात की। अब कहानी का फोकस बदलते हैं और उन नई सामाजिक और आर्थिक ताकतों को देखते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को असली रफ्तार दी। इंडस्ट्रीज के आने के साथ यूरोप में एक नई पावर उभर रही थी, पढ़ा लिखा, बिजनेस करने वाला मिडिल क्लास। ये लोग थे उद्योगपति, व्यापारी, वकील, प्रोफेसर्स। और इनके लिए राष्ट्रीय एकता का मतलब सिर्फ देशभक्ति नहीं था, नहीं, इसका सीधा कनेक्शन इनके बिजनेस से था। वो एक ऐसा देश चाहते थे जहां बिजनेस करना आसान हो और सरकार उनकी मर्जी से चले। उस समय के बिखराव का अंदाजा लगाइए। आज का जो जर्मनी है, वो तब 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य की अपनी अलग करेंसी, अपने अलग वजन और माप। जरा सोच कर देखिए, एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग अपना सामान ले जाना है तो उसे रास्ते में 11 बार कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ये तो बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा था। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला, वो राजनीति से नहीं, इकोनॉमिक्स से आया। 1834 में प्रशा की लीडरशिप में ज़ोल्वेराइन नाम का एक कस्टम यूनियन बना। इसने क्या किया? ज्यादातर टैक्स बैरियर हटा दिए और 30 से भी ज्यादा करेंसियों को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। ये एक तरह की आर्थिक क्रांति थी।
इसने सिर्फ बिजनेस को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि लोगों के मन में एक साझा जर्मन पहचान की फीलिंग को भी मजबूत किया। मतलब आर्थिक एकता राजनीतिक एकता की पहली सीढ़ी बन गई। तो हमने ये तो देख लिया कि राष्ट्र बने कैसे, लेकिन अब एक ज्यादा गहरे और दार्शनिक सवाल पर आते हैं कि एक राष्ट्र असल में होता क्या है। क्या एक राष्ट्र की परिभाषा इतनी सिंपल हो सकती है कि बस एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही नस्ल के या एक ही इलाके में रहने वाले लोगों का ग्रुप? शायद नहीं। ये परिभाषाएं अक्सर अधूरी लगती हैं। एक फिलॉसफर ने इसका कहीं ज्यादा गहरा जवाब दिया। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गहरा आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र का अस्तित्व हर रोज होने वाला एक जनमत संग्रह है, मतलब हर रोज होने वाली एक वोटिंग। रेनन के लिए राष्ट्र कोई नस्ल, धर्म या भाषा की बाउंड्री नहीं थी। ये एक आध्यात्मिक चीज थी जिसकी जड़ें एक साझा अतीत में होती हैं। एक साथ देखा गया गौरव, एक साथ दी गई कुर्बानियां। लेकिन वो कहते थे कि अतीत से भी ज्यादा जरूरी है हमारा आज। एक साथ रहने की इच्छा, एक साझा भविष्य बनाने के रोजी की सहमति। उनके हिसाब से राष्ट्र वो नहीं जिसमें कोई बस पैदा हो जाता है। राष्ट्र वो है जिसे उसके लोग हर दिन बनाए रखने का चुनाव करते हैं। और ये बात हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक राष्ट्र वाकई में एक दैनिक चुनाव है, एक रोज की जाने वाली पसंद है, तो आज के इस दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? ये हमारी अपनी राष्ट्रीय पहचान की समझ पर क्या असर डालता है? सोचिएगा जरूर।